दोस्तों, वी हैव अ वेरी एमिनेंट गेस्ट टुडे। शिप्रा दत्ता जी, स्वागत है आपका जीटी लॉग पॉडकास्ट में। आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आईडेक, एक संस्था है उसमें। आईडेक जिसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ कर्नाटका, और ये जेवी है आईडेक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के साथ में एचडीएफसी बैंक एंड आईडीएफसी फाउंडेशन का। हमारे पॉडकास्ट हैं संदीप नारंग जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे को पॉडकास्टर हैं सर, पहले भी इस चर्चा का हिस्सा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों लोगों का। हम अपना जो पॉडकास्ट है उसको हम लोग एक फ्री फ्लो कन्वर्सेशन की तरह डेवलप करना चाहते हैं। हाँ जी। और उसमें पहले हम लोग कुछ इश्यूज पे बात करेंगे कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज या चैलेंजेस हैं क्या क्या। उसके बाद हम लोग उन इश्यूज को कैसे मीट करेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि कुछ आउटकम ड्रॉ कर सकें इस कन्वर्सेशन से। ठीक है? Sure. तो पहला इशू जो मुझे लगता है कि हम लोग हाउसिंग की बात करते हैं। अगर हम मे बी 1947 की बात करें तो हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर हम एक नंबर दें तो पहले हम लोग 35 करोड़ का नंबर था। आज के टाइम में हम लोग 140 करोड़ के आसपास हैं। 4 गुना हो गए हम लोग। क्या हमारी हाउसिंग उसी अनुपात में बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? तो क्या हम लोग जो प्रधानमंत्री सर का एक जो विजन है कि सबके सर पे छत होने का, क्या वो पूरा हो पाएगा? क्या पर्सपेक्टिव है आपका? अनुराग जी, आपने ये बहुत ही सही बात बोली कि जिस रेट से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है उस रेट से क्या हम डिमांड्स को मीट कर पाने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं। सो डिस्पाइट PMAY जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो हर स्टेट में लगभग इम्प्लीमेंट हो ही रहा है, काफी कंप्लीट हो चुके हैं, काफी स्टिल इन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है सिर्फ गवर्नमेंट के ट्राई करने से ये जो डिमांड है ये मीट नहीं हो सकती। प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें आना पड़ेगा एंड उनको थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा। अपना वो जो प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, लेट गो करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट नीड्स टू इंसेंटिवाइज दिस प्राइवेट प्लेयर्स हु काइंड ऑफ डू अ JV विद गवर्नमेंट, एक फाइनेंशियल मॉडल वर्कआउट करें और इसमें गवर्नमेंट के साथ मिल करके काम करेंगे। ओनली देन वी विल बी एबल टू मीट दैट डिमांड। इसमें एक और पर्सपेक्टिव है शिप्रा जी। हाँ जी। अभी क्या है कि जैसे जो हमारे विलेज एरियाज के लोग थे, पहले वो परसेंटेज बहुत ज्यादा था, अब वो माइग्रेट होकर के सबको एक एस्पिरेशनल इनकम चाहिए, ज्यादा इनकम चाहिए, तो वो अर्बन या सेमी अर्बन लोकेशन की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। एक शहर जब हम लोग डिजाइन करते हैं अर्बन प्लानिंग पर्सपेक्टिव से, तो लेट अस से आप 10 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं, 5 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं। अब वो अगर वो 5 करोड़ लोग अगर 15 करोड़ हो जाएं तो कहीं ना कहीं उस कितना भी आप प्लान कर लें, वो प्लानिंग उस रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा जी, डेफिनेटली। सो अब ये जो डेंसिटी जो बढ़ती जा रही है अर्बन एरिया के ऊपर, जितने लोड बढ़ता जा रहा है, तो डेफिनेटली आई एम सॉरी टू से हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जो चीज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स अफोर्ड कर पाते थे कुछ सालों पहले तक, उनका पहला टारगेट होता था घर खरीदना है, नौकरी कर ली, स्टार्ट कर ली, अब घर खरीदना है। वो अनफॉर्चुनेटली इस एज में हम डिस्पाइट अर्निंग मच मोर देन प्रोबेबली 4 times 5 times मोर देन व्हाट दे वर अर्निंग, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जितने बड़े घर में रहने का शौक था उनको, हम उतना बड़ा घर अफोर्ड ही नहीं कर सकते अर्बन एरियाज में। टॉक अबाउट मेट्रो सिटी, टॉक अबाउट सेकेंड टियर सिटीज ऑल्सो, बिकॉज डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, उस रेट से सप्लाई नहीं है। तो रिजल्ट क्या हो रहा है? रेट्स बढ़ रहे हैं। नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैट एंड इट्स अ वेरी चैलेंजिंग scenario which I think all of us, we stakeholders, need to look deeply into. Very nice. वाटर एफिशिएंसी की बात करते हैं, ये सेकेंड इशू है मान लेते हैं। तो वाटर एफिशिएंसी हमें पता है कि वाटर शॉर्टेज है और वो वर्ल्ड वाइड है, और जिस हिसाब से हमारी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है या हमारे सिटीज बढ़ते जा रहे हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। दैट इज ऑल्सो वेरी नेचुरल। रिसेंटली जैसे आपने चेन्नई में 2019 का वाटर ड्रॉट कंडीशंस देखा, इट वाज रियली वेरी डेंजरस सिचुएशन। अब ऐसी सिचुएशन में जो हम, जैसे हमारी एक यहाँ पे मिनिस्ट्री जल शक्ति है ना, एक उसका एक मिशन है कि सभी घरों में टैप वाटर पहुंचाना है। 20 साल 25 साल पहले टैप वाटर से लोग पानी पीते थे, आज के टाइम में सबके यहाँ RO लगा हुआ है। इसका मतलब है कि वो
2/3 वाटर तो वैसे वेस्ट भी जा रहा है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगता है कि जो ये मिशन है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द फ्रेश या गुड वाटर, क्वालिटी वाटर सभी के घर तक पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज वाटर और एयर के थ्रू होंगे, उससे ना हो, ये कैसे आपको लगता है कि हो सकता है वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जा सकता है इस तरीके से? तो मैं डिस्कस करूं जल जीवन मिशन के जितने इनिशिएटिव्स हैं, अभी हर स्टेट में लगभग जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट्स नियरिंग कंप्लीशन हैं जी। हर घर जल, हर घर में नल, हर घर नल योजना है, तो वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। बट इसके पहले मैं आपको ले चलती हूँ, इसको अभी हम पार्क करते हैं। बिल्कुल, लेट्स टॉक अबाउट, यू टॉक्ड अबाउट चेन्नई जहाँ पर ड्रॉट कंडीशन आ गया था, एंड इट्स वेरी सैड। उत्तराखंड में फ्लडिंग आ रही है ना? तो एक तरफ बहुत पानी है, पानी से लोग मर रहे हैं, और एक तरफ पानी के बिना लोग मर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आया कैसे? सो वी नीड टू एड्रेस दैट फर्स्ट, राइट? ये जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, पहले एक कॉन्सेप्ट होता था अर्बन का, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड स्पंज सिटी। स्पंज सिटी में क्या होता है, जितना भी रेन वाटर है उसका एक एक ड्रॉप हम कैप्चर कर देते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको रिसाइकिल करते हैं, ट्रीट करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, एंड देन कंजम्पशन के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर वो हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, हर इंडिविजुअल, हर कम्युनिटी स्टार्ट्स डूइंग दैट, तो एक वो तरीका है कि पानी की ये जो प्रॉब्लम है, स्पंज सिटी मॉडल, वेरी नाइस। यू नो, इवन इफ आप जो पेवमेंट बनाते हो, यू नो, द आइडिया इज एक भी ड्रॉप है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, एवरी ड्रॉप शुड बी कैप्चर्ड। सो यू हैव इनफ रेनफॉल, कैप्चर ऑल दैट ड्रॉप, फिर उसको आप ट्रीट करके फिर उसको रिसाइकिल करो, एंड लोग उसको यूज कर सकते हैं कंटामिनेशन फ्री। परफेक्ट। हाँ जी। तो वाटर एफिशिएंसी की जो अभी आपने बात करी, तो हम यूजुअली वाटर एफिशिएंसी को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं पोर्टेबल कंजम्पशन ऑफ वाटर, एंड जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनती हैं वो बनती हैं जो कि टैंकर खड़ा है, लोग ऐसे भीड़ लगा रखी है पानी के चारों तरफ। वेयरएज अगर टोटल फ्रेश वाटर की कंजम्पशन देखें, या जो पोर्टेबल वाटर की कंजम्पशन देखें, फ्रेश वाटर पोर्टेबल फ्रेश वाटर की कंजम्पशन देखें, तो उसमें ह्यूमन कंजम्पशन 5 से 10% के बीच में, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन अगेन 10 से 15% के बीच में, 20% है मिसलेनियस। 65% ऑफ द वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, इज बीइंग कंज्यूम्ड फॉर द एग्रीकल्चर। एंड what about efficiency in agriculture? So this is a white elephant nobody wants to address in India. This is one of the biggest challenges. मैं एक रिपोर्ट्स देख रहा था, हम इंडिया में हम ओवर इरिगेशंस करते हैं अपनी फील्ड्स की, जो फार्मर्स हैं, तो आप ज्यादा पानी पर हेक्टेयर, ज्यादा पानी कंज्यूम करके कम यील्ड लेके आ रहे हो कंपेयर टू China and other developed, Vietnam, other developed nation in paddy cultivation. So this is one of those areas which has to be addressed. It's not only about कि आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर या दूसरे कंज्यूमर को आप वाटर एफिशिएंसी के नाम पर स्ट्रेंगुलेट करने की कोशिश करें, या हर नल जीव से गरीब घरों को पानी पहुंचाने की बात हो रही है, एंड एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉट बीइंग एड्रेस्ड. सो दिस हैज टू बी एड्रेस्ड. दिस इज वन ऑफ द, आई वुड से, very strong or bigger points which has to be addressed in coming years by the government. very important point. इसमें कुछ फॉलो कंपोनेंट है जो कि हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे. एक तो है कि कंटामिनेटेड वाटर, क्योंकि हम लोग जब एग्रीकल्चर वाटर की बात करते हैं तो कंटामिनेशन का भी कंपोनेंट है. ओवर यूज ऑफ द वाटर, जैसे बहुत सारे ऐसे हाउसिंग सोसाइटीज हैं जहाँ पे शावर हेड्स लगे हुए हैं. आइडियली ये एनबीसी के हिसाब से ये कैलकुलेशन है कि 135 लीटर जो है पर पर्सन के हिसाब से कैलकुलेशन है, वो 200 कर रहे हैं, 250 यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं पता किसी को, कोई मैप नहीं कर रहा है. और ये भी एक पर्सपेक्टिव मैंने देखा है कि साउथ इंडिया में या सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में स्टिल देयर इज अ मीटरिंग का प्रोविजन है एट अ हाउस होल्ड लेवल. नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में वो भी प्रोविजन इतनी सही तरीके से इन्फोर्स नहीं किया गया है. तो यहाँ पर भी ये कंपोनेंट है कि हम लोग क्या हम लोग एक्चुअली में वैल्यू कर रहे हैं उस कमोडिटी की जो कि इतनी प्रीशियस है या नहीं. तो हम लोग बाद में इस पर चर्चा करते हैं. थर्ड इशू है ट्रांसपोर्टेशन का. बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ट्रांसपोर्टेशन का. जब हम लोग बात करते हैं तो एक नंबर है, जैसे कि इंडिया में जो नेशनल एवरेज है स्पीड का, वो 40 किलोमीटर पर आवर का है. वो भी अभी हुआ है, पहले ये 30 के आसपास था बिकॉज ऑफ द बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर.
वो 30 से 40 हुआ है लगभग, वेयरएज यूएस में वही नेशनल एवरेज जो है वो लगभग 90 का है। इसका मतलब है कि यू स्पेंड मोर टाइम ऑन द रोड्स टू कवर दैट डिस्टेंस। अब ये जो पार्ट है वो जीएचजी एमिशन से भी है, टेल पाइप एमिशन से भी है, कनेक्टेड है, बहुत सारी चीज़ों कनेक्टेड है। आप सोचिए बैंगलोर में जो एवरेज स्पीड है वो 10 किलोमीटर की है, 10 किलोमीटर पर आवर की। इसका मतलब है कि अब कितना भी आप कर लें, आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, कार बढ़ रही है, आप साथ साथ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं, सब कुछ बढ़ा रहे हैं, बट क्या वो सिंक है क्या, या मीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो ये जो थर्ड इशू है वो ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है। इसमें कार या जो ह्यूमन एस्पिरेशन है कि हम कितनी कारें खरीदेंगे उससे भी कनेक्टेड है, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों कनेक्टेड है। कुछ पर्सपेक्टिव है इसमें? तो इसमें मेरा एक पर्सपेक्टिव है, आप जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज देखो, वहां पर इवन इफ देयर इज अ सीईओ, वो किसी भी लेवल का है, प्रेफर्स टू ट्रैवल बाय मेट्रो, prefers to travel by public transport, right? That is their definition of a developed nation. जो हमारा definition of, हम developing nation है, but जो हमारा definition है of showing wealth और power is by the car that you own or by the house that you have. तो जब तक ये mindset change नहीं होगा ना, कुछ नहीं हो सकता है हमारा. So I think focus should be more on doing little capacity building workshops with such people, कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा यूज करना शुरू हो जाएं। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। आप देखो बैंगलोर में या कहीं भी दिल्ली में मेट्रो में देख रहे हो, एक गाड़ी है, एक ही बंदा चला रहा है, कार पूलिंग का सिस्टम नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम लेते नहीं है, वो हमारी शान के खिलाफ है। मेट्रो में सिर्फ जो नई जनरेशन है या जो थोड़ा जिनके पास कम पैसे हैं वही ट्रैवल कर रहे हैं। सो दिस चेंज ऑफ माइंडसेट हैज टू हैपन, ओनली देन ये एड्रेस कर सकते हैं। सेकेंडली, लंदन या न्यूयॉर्क में आप देखो कंजेशन चार्जेस, आप ट्रैवल करके कहाँ जा रहे हो, सीबीडी एरिया में जा रहे हो आप, वहां पर कार आपने पार्क करी, पार्किंग भी इशू है, प्रॉब्लम है। बट हमारे यहाँ जो पार्किंग फी है सीबीडीज में बहुत हाई नहीं है। सो इफ यू स्टार्ट चार्जिंग पीपल कंजेशन चार्जेस, उनसे आप लेना शुरू कर दो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली ये जो कार्स है ना कम आनी शुरू हो जाएंगी। सो आई थिंक ये जो अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, इट एड्रेसेस अ लॉट ऑफ दीज इश्यूज, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। सो दैट एनफोर्समेंट इज गॉट इट इम्पोर्टेंट हियर। तो फोर्थ इशू है वेस्ट मैनेजमेंट पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रधानमंत्री सर की तरफ से स्वच्छ भारत का एक मिशन जो है वो जो चलाया 2014-15 में, वो अभी भी बहुत ही कारगर भी साबित हुआ है। बट फिर भी आप देखिए जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपोनेंट है वो हमें लगता है कि कितना अभी और रास्ता तय करना बचा हुआ है। एक नंबर के हिसाब से जो सीवेज ट्रीटमेंट है अभी वो इंडिया में 30% से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब 70% जो है वो अभी भी एज इट इज जो है वो हमारे मतलब जो हमारे जो सीवेज है नालियों में है उसमें वैसे एज इट इज चला जाता है, और उसको ट्रीटमेंट नहीं है। तो एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारी जगह पर जो फ्लडिंग है, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता है या या गुड़गांव है, कहीं दूर न जाए तो वहां पर भी जो फ्लडिंग है वो इन सब रीजंस के कारण भी बहुत ज्यादा है। तो वेस्ट मैनेजमेंट जो एक तो है कि उसमें पीपल पार्टिसिपेशन को लोग बात करते हैं कि जो अपना जो वेस्ट है उसको कैसे सेग्रीगेट करें, दैट इज फर्स्ट। और सिटी लेवल पे बात करें तो जो ओवरऑल ट्रीटमेंट कंपोनेंट है उसको हम कैसे हिसाब से इफेक्टिवली पूरा कर सकें। तो आपको क्या लगता है वेस्ट मैनेजमेंट जो हम लोग जब हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो लगता है वहां बहुत साफ सुथरा है, लेकिन शायद हम अपना खुद पार्टिसिपेंट भूल जाते हैं। तो हाउ डू यू परसीव दिस सिचुएशन? So I'll start with a little story. I was doing one smart city project. Okay. Smart city के आने से एक तो फायदा हुआ है कि लोगों के अंदर है ना ये जागरूकता आ गई है कि वेस्ट मैनेजमेंट करके भी कोई चीज है। उसके पहले तक किसी को पता नहीं था वेस्ट मैनेजमेंट है। There is a terminology. कचरा आया, उन्होंने एक ही कूड़ेदान में डाला, बाहर निकाल दिया, कचरा वाला आया ले गया। People were least bothered कहाँ गया, उसको कहाँ डंप करा है। So we were sitting in a meeting room. There were 2-3 bureaucrats as well. I'm not going to name the city and people, right? So we suggested कि हम waste management के ऊपर ये कर सकते हैं. Start with segregation of waste. We start from there.
segregation, then transportation, recycle, and then waste to energy. तो बहुत it's an ambitious plan. You'll be surprised. This gentleman says, ऐसा है मैडम कि हम तो भाई सेग्रीगेट नहीं करेंगे, एक बंदा हायर कर लेंगे, कूड़ा दे दिया, वो सेग्रीगेट करता रहेगा. आपको क्या लगता है इस चेयर पे बैठ के हम लोग सेग्रीगेशन कर रहे हैं? नाउ दैट टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन. सोल्यूशन यही है that we need to educate people here. So that is the solution. There are lot of organizations which are working day and night to do trainings and capacity building of people. वो इसके segregation के ऊपर, waste management के ऊपर काम कर रहे हैं, but तब तक वो successful नहीं होंगे जब तक हम सारे individual घर से शुरू करें. घर का वेस्ट बाहर नहीं जाए, घर में कंपोस्ट करने की कोशिश करें. वेस्ट टू एनर्जी तो बहुत ही एम्बिशियस है, मैं तो वहां जा भी नहीं रही हूँ. मैं कह रही हूँ सेग्रीगेशन एंड रिसाइकल, जस्ट फोकस ऑन दैट. सो पॉसिबल है. I will also talk about two examples. Once I was listening to the lady, I'm forgetting her name, in urban sanitation program. Urban sanitation program, the lady who cleaned Surat, and she was awarded big time, उनको awards भी मिले थे. तो वो पोडियम के ऊपर कह रही थी, कहती है कि जब सूरत में प्लेग आया और वो हटा, तो उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने डिमांड की कि भाई हमारे को विद इन द सिटी प्लानिंग एक जगह चाहिए जहाँ पे हम सिटी का कूड़ा लेके जाएं. पहले तो ऐसे कूड़ा नालियों में फेंक दिया और वहाँ से प्लेग हुआ था जो सूरत में महामारी फैली. एंड शी वॉज अवॉर्डेड फॉर दिस. तो लेडी पब्लिकली कह रही है कि नाउ आई रिग्रेट इट आफ्टर 20 years कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने उस समय क्यों ऐसी सैनिटरी लैंडफिल्स की डिमांड की, क्योंकि वो लैंडफिल्स आज गाजीपुर, मुकरबा चौक और ओखला बन के खड़े हैं शहरों के अंदर. आई शुड हैव डिमांडेड फॉर सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एंड वेस्ट ट्रीटमेंट. देन हम अपने डीएनए को करेक्ट नहीं कर पाए, जो शिप्रा भी कह रही हैं, हम डीएनए को करेक्ट नहीं कर पाए और हम डीएनए करेक्शन अक्रॉस द सोसाइटी हम नहीं कर पा रहे अभी भी. तो दूसरी जो सिचुएशन है उसको हम जो डीएनए करेक्ट ना हो पाने की वजह से ये जो शिप्रा ने भी पॉइंट आउट किया कि हम अपने घर को घर समझते हैं. हमने घर साफ कर लिया, कूड़ा घर के बाहर निकले, हमें लगता है हमारा घर साफ हो गया. तो हम अपनी कॉलोनी को अपना घर नहीं समझते, हम अपने शहर पे, अपने देश को अपना घर नहीं समझ पाए. बाहर की कंट्रीज में ये थॉट प्रोसेस नहीं है. आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, छोटे से छोटा मतलब we are some 100 odd number in the developed nation. आप टॉप 70 या टॉप 80 में देखिए, डोंट टॉक ऑफ द टॉप कंट्रीज, 70वें नंबर या 80वें नंबर पर जो देश, वहाँ भी जाके देखिए, आपको साफ सुथरा इसलिए मिलेगा बिकॉज पीपल ऑफ दैट कंट्री वांट टू कीप देयर कंट्री क्लीन. टिल द टाइम वी डोंट विश टू कीप आवर कंट्री क्लीन, तब तक स्वच्छ भारत मिशन, नरेंद्र मोदी जी, महात्मा गांधी जी, कोई आके देश साफ नहीं कर सकते. ये हमें खुद ही करना पड़ेगा. और शिप्रा का पॉइंट वेल टेकन है about the capacity building of the masses, जिसका कोशिश कर रहे हैं. प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त को जब उन्होंने लाल किले से कहा, that's one of the starting points. I will just add on to this. तो माइंडसेट चेंज हो रहा है बहुत मैसिव स्केल पर, वॉर फुटिंग स्केल पे करना पड़ेगा. There are still, despite all this, there are still examples इंडिया में. For example, इंदौर, जिसने SBM में तो काफी अच्छा स्केल रीच कर लिया है. मैं भी रिसेंटली आई हैपन टू गो टू इंदौर. वहाँ सराफा बाजार है, where they have all these छोटे छोटे ईटिंग जॉइंट्स है. इट्स प्रीटी फेमस. नाइट मार्केट है. यस, आप किसी भी उस छोटे से रेस्टोरेंट में जाएंगे, कहीं भी आपको टिश्यूज नहीं मिलेगा. दे डोंट कीप टिश्यूज, दे बिलीव इन यूजिंग वाटर, रिसाइक्लेबल. आप उनका टॉवल लगा होता है, हाथ उससे वहीं पे करिए, वहीं पे कीजिए. सो एंड एवरीबडी इज कॉन्शियस, इवन एक कचरा वाला इज कॉन्शियस. उसको पता है कि सेग्रीगेशन का क्या मतलब है, ट्रांसपोर्टेशन का क्या मतलब है, रिसाइकिल का क्या मतलब है, उसको हम ट्रीटमेंट का क्या मतलब है. तो जब वहां हो सकता है तो दैट इज रेप्लिकेबल मॉडल, दैट कैन हैपन एनीवेयर. एंड आई एम वर्किंग ऑन द एयर क्वालिटी विद इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3. तीनों शहर के आम पब्लिक को, 99% ऑफ द पब्लिक, उनको जो ऐसे शिप्रा ने कहा, उनको वेस्ट सेग्रीगेशन का पता है, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा का पता है. दे नो एवरीथिंग अबाउट हाउ टू ट्रीट वेस्ट. जब तक पब्लिक मोबिलाइज नहीं करेंगे, हमें पूरे, अगर दिल्ली को साफ करना है तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा. इट शुड बी ऑन द, नॉट नेशनल प्राइड तो नहीं कहेंगे, सिटी प्राइड होना चाहिए कि माई दिल्ली इज क्लीन. अब इंदौर जाके आप इंदौर में ग्रेफिटीज देखिए,
मैं अभी इस महीने के शुरू में गोरखपुर गया। गोरखपुर इज एब्सोल्युटली क्लीन सिटी। जो वहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या मतलब वो चीफ मिनिस्टर साहब का शहर है, आई कुडंट बिलीव कि ये गोरखपुर है। और मतलब एक छोटा सा जो अखबारों में हम देखते थे, हाई डिग्री ऑफ क्लीनलीनेस एंड द ग्रेफिटीज दे हैव पुट ऑन द वॉल, दिस इज समथिंग अमेजिंग। ये है पब्लिक को उठाना कि पब्लिक से आप कैसे उसको वो कर सकते हैं। हमें मतलब इवन इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली और एनी सिटी, आपको पब्लिक आउटरीच के लिए जो भी आपके पास स्पेसेस है, आपको उसे सिटी की प्राइड में बदलना पड़ेगा। जैसे इंदौर में लिखा होता है कि इस साल नंबर 1 है, अगले साल भी नंबर 1 आना है। तो दैट टाइप ऑफ प्राइड शुड बी देयर इन द सिटी। वो शायद एम्ब्रेस कर लें बेहतर तरीके से, अगर वो खुद को एज ए पार्ट ऑफ दैट इनिशिएटिव माने। मैं अनुराग की बात इनको याद दिलाऊंगा। मैं और अनुराग काफी सारे प्रोग्राम्स में इकट्ठे होते हैं। अनुराग टॉक्स अबाउट पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट। अनुराग ने मुझे सिखाया, कहते कि जब तक हम कहते वेयर इज अवर, वी टॉक अबाउट बिल्डिंग का कार्बन फुटप्रिंट, ट्रैवल कार्बन, व्हाट अबाउट योर पर्सनल? आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टू, वेरी इंटरेस्टिंग। वेयर इज अवर पर्सनल कार्बन फुटप्रिंट? So that's one of the points to be taken कि how we treat our personal carbon footprint. जब तक हम अपने आप को नहीं करेक्ट करेंगे तो be the change you want to see in the others. तो फिफ्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इशू पे बात करते हैं, जो कि ओपन स्पेसेस से रिलेटेड है। When we say open spaces, एक एग्जांपल इसे दिल्ली का, तो 1967 से लेकर के 2014 तक का अगर लैंड यूज देखें तो लगभग 60% दिल्ली की ओपन स्पेसेस खत्म हो गए थे। बिल्कुल। और उसका एक रीजन ये भी है कि डेंसिटी है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो जब हमारा आज़ादी से लेकर के अब तक का जो FAR या FSI जो रेशियो है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एरिया रेशियो, वो बहुत ज़्यादा नहीं ग्रो किया है। जैसे अगर पहले अगर 1.5 था, 1.5 था, तो अब 2.5 हो गया है। हाँ जी। नोएडा में 3.5 से लेकर के आपके TOD या इस तरह के और इंसेंटिव्स दे करके 4 कर दिया गया है। स्टिल आप देखिए यूएस में जो FSI है वो 15 के आसपास है, बिकॉज यू हैव दैट मे बी 60-100 स्टोरी बिल्डिंग्स, ताकि द सिटी कैन हैव सम ब्रीदेबल स्पेसेस। अभी क्या है कि सब जगह अगर आपने बिल्डिंग बना दी तो ओपन स्पेसेस कैसे मिलेंगे? हाउ डू यू सी दिस पर्सपेक्टिव? बिकॉज आपने इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर इतना सारा काम करते हैं, गवर्नमेंट एडवाइजरी के रोल पे काम करते हैं। हाउ डू यू सी, मतलब फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मुंबई है, तो मुंबई अब उस लेवल पे है जहाँ पे जो पहले से डेवलप्ड शहर था वो अब रेट्रोफिट पे जा रहे हैं। बिल्डिंग्स 50 साल पुरानी हो गई हैं, वो तोड़ करके विद द हायर FSI के साथ में डेवलपर उसको बनाने लगे हैं। इट मेक्स सेंस ऑल्सो फॉर देम बिकॉज यू नीड अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर और रेट्रोफिट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर अभी भी अगर वो पहले 1.5 की बजाय अगर वो 2 ही है या 2.5 है, तो भी आप ज्यादा कुछ नहीं बना पाएंगे। व्हाई डोंट यू बिल्ड इट मे बी हाई राइज? So what is your perspective in this? So my perspective is completely different. Okay. I will not go to 15 FSI होना चाहिए, FAR होना चाहिए. I would still stick to somewhere around 3-4. मेरा टेक ये है, start focusing on second tier, third tier city, metro cities के बाद जो satellite towns होते हैं उनको डेवलप करो, villages को डेवलप करो। ये जो लोग वहां से उठ करके सेंटर में आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। सो वाइल आई वुड अग्री विथ यू कि हाँ वर्टिकली ऊपर जाना चाहिए सो दैट यू हैव इनफ स्पेस, ग्रीन स्पेसेस है, इनफ ब्रीदेबल स्पेसेस हैं, वो डेफिनेटली होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन ऑल दी सेकंड टियर, थर्ड टियर सिटीज एंड सैटेलाइट टाउन्स में सब करो, प्रोवाइड करो, सो दैट पीपल डू नॉट मूव टू दीज एरियाज, इस पे लोड कम हो। सो माई टेक इज दैट। सेकेंड इज इम्प्लीमेंटेशन। ये जो बायलॉज और FSI policies, they're all there. Regulatory norms are there. But who is following it? So हमारे यहाँ ना क्या होता है, सब चलता है, सभी चीज का जुगाड़ है, सभी चीज का काट है। That has to stop. So ये जो implementing agencies हैं, जो inspectors हैं, they have to be more diligent. और they need to work on what footing. But second tier cities में देखते हैं जो सेमी अर्बन लोकेशंस हैं, वहाँ पे जो डेवलपमेंट है बहुत ही ऑर्गेनाइज नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि वो शहरी लिमिट के बाहर हैं और वो एक लाल डोरा एरिया का पार्ट है, तो वहाँ पे पंचायत का रूल लग जाता है rather than डेवलपमेंट अथॉरिटी का रूल।
वहां पे एक बार इस तरह से अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन हो जाता है, एंड देन मे बी डेवलपमेंट अथॉरिटी अपना परव्यू बढ़ाती है और फिर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है। अब चैलेंज वहीं आ जाता है, बिकॉज मे बी आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डेवलप्ड दैट पार्ट ऑफ द लैंड, फिर वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बस घुसा देते हैं किसी तरीके से वहां पे। सो एक और जो चैलेंज है वो ये है कि हम ना हर चीज को पीस मिल मॉडल में ही एड्रेस करते हैं, होलिस्टिक प्लानिंग हम करते ही नहीं हैं। अच्छा, कोई भी अथॉरिटी है, उसमें चेयर पर जो बैठा है उसका पर्व्यू होता है 5 साल का, 3 साल का। एज अ प्लानर लेट मी टेल यू, नथिंग कैन हैपन इन 3 years और 5 years। 25 साल का, 20 साल 25 साल तो है ना, वो तो लेकर आपको चलना पड़ेगा। तो जब तक आप वो नहीं करोगे, वो प्लान होलिस्टिक प्लान नहीं करोगे, सारा मॉडल फेल है। चाहे वो मेट्रो सिटीज हो, सेकंड टियर हो, थर्ड टियर हो, विलेजेस है, सारे फेल करेंगे। तो ये जो प्लानर्स को ना अपना काम करने दो, ये जो अर्बन प्लानर्स हैं, लेट देम वर्क, बिलीव इन देम। हर अथॉरिटी जो चेयर पे बैठी होती है उनको लगता है हमें आता है, एंड दे विल गाइड द कंसल्टेंट्स कि आप ऐसे करो, इसको छोड़ दो, लैंड यूज चेंज कर दो। सो लेट देम डू देयर जॉब इज ऑल आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन। Okay. So that is my take. ठीक है। Shipra comes from Eastern India. I have grown up in Eastern India. I ask you why football is major sport played in Eastern India only. हमारे the football is the most loved sport pan world, right? Out of 190 odd countries, सबसे ज़्यादा देशों में फुटबॉल खेली जाती है। इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में क्यों ज़्यादा खेली जाती है? Why not? आपने देखा दिल्ली में फुटबॉल खेलते हुए इतनी पब्लिक को? Because Calcutta और ईस्टर्न इंडिया, they had those open spaces वहाँ पे, because of the cyclones that used to come in. I have grown up there. I have grown up in Bhubaneswar, Cuttack, and grown up in Calcutta. वहाँ जो cyclones आते हैं तो वहाँ पे ऐसे अर्बन स्पेसेस को ऐसे भीड़ नहीं हुई जैसे दिल्ली में हुई या बेंगलोर में हुई। वहाँ इतने ओपन स्पेसेस है, वहाँ मैदान के मैदान होते हैं, यहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते थे। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस once you start leaving the open spaces for football. वहाँ पे तो बिकॉज वॉट एवर मे बी द रीजन, वहाँ ओपन स्पेसेस थे तो वहाँ पे काम। आई एम गिविंग यू एंटायरली डिफरेंट पर्सपेक्टिव। एग्री। आई थिंक दैट वाज द पॉइंट कि हम ओपन स्पेस होंगे तो शायद जो मे बी डाइवर्सिटी इन द जनरेशन है, जो लोग रिटायरमेंट लेवल पे हैं, दे आल्सो नीड, कब तक वो फ्लैट के अंदर रहेंगे? दे नीड सम मे बी वॉकेबल स्पेसेस। बच्चे हैं, उनको जब तक उनकी एनर्जी फुली तरीके से एग्जीक्यूट या यूटिलाइज नहीं होगी, if they don't get the open spaces. From 5th to 11th, my 7 years of schooling, I used to play 2 hours of football, 4 p.m. to 6 p.m. daily, because I lived in that part of the world. आप अपने बेटे की बताइए कि क्या वो 2 घंटे रोज फुटबॉल खेल पा रहा है? मेरे दोनों बेटे नहीं खेल पाए। They lived in Delhi. They got best education in Delhi. So this is about talking of open spaces in a perspective of end user who has seen both parts of the world. जिसने दोनों दुनिया देखी है, तो हमें समझ में आता है कि यार कि नेचर का कितना बड़ा रोल है आपके कैरेक्टर के बनने में या आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने में। और हम मतलब परेशान होते हैं कि हमें मेडल्स नहीं मिले, तो मे बी हमने ओपन स्पेसेस छोड़ी कि हमारे एथलीट्स या लोग यहाँ पे डेवलप होके मेडल ला सके। हमारे डीएनए और वर्क एथिक्स की एक अलग बात है, पर ओपन स्पेसेस डू हैव टू हैव अ वेरी वेरी बिग पार्ट। लैंड इज गोइंग टू बी गोल्ड। हमारे आगे वाली जनरेशन, सॉरी टू से, दे वोंट बी एबल टू अफोर्ड लैंड। उनको पता ही नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट ऑफ विला का, कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस, ग्राउंड पे रहना भी कोई चीज होती है, उनको पता ही नहीं होगा। अर्बन इंडिया विल बिकम जापान टोक्यो बन जाएंगे हम। we are look at the prices being quoted. I was looking 25,000 rupees a square foot in DLF. 25,000 रुपए स्क्वायर फुट में फ्लैट्स बिक रहे हैं, एंड इन मुंबई दे आर क्लोज टू 70,000 और 80,000 रुपीस पर स्क्वायर फुट के फ्लैट। दिस इज व्हाट द कॉस्ट ऑफ रेट इतने ज्यादा हाई हो गए हैं, और मतलब हाई हो गए, इसका मतलब है कि दे आल्सो हैव अफोर्डेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ गोइंग हायर। तो मतलब ताकि हाई राइज बना सकते हैं वो, ज्यादातर कॉस्ट जो है इन सब चीजों से बढ़ जाती है। व्हेन यू गो हाई यू फील दैट द कॉस्ट जंप्स अप। तो अगर पैसा आपके पास में एज ए डेवलपर आपको मिल रहा है फ्रॉम द कस्टमर और कंज्यूमर और एंड यूजर, यू बेटर बिल्ड इट। व्हाई नॉट? समथिंग लाइक दिस। एक लास्ट इशू पे भी डिस्कशन करते हैं, देन विल मूव टू द नेक्स्ट सॉल्यूशन फाइंडिंग डिस्कशन। लास्ट इशू है, इन जनरल अवेयरनेस हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की बहुत कम है।
लास्ट वीक वी हैड प्रोफेसर प्रशांत दास, जो कि IIM अहमदाबाद में रियल एस्टेट फाइनेंस पढ़ाते हैं. Okay. और उन्होंने भी बताया कि इन जनरल ही वाज आल्सो द प्रोफेसर इन जॉर्जिया टेक एंड देन इन स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी में वो भी प्रोफेसर थे. रियल एस्टेट फाइनेंस ही पढ़ाए हैं हर जगह. अब IIM अहमदाबाद में पढ़ा रहे हैं. और उनके हिसाब से जो मार्केट इन इंडिया इज नॉट एज मैच्योर्ड एज मे बी इन वेस्टर्न कंट्रीज. राइट. तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पे इस तरह की जो इनोवेशन है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस वो लिमिटेड है. हमने PPP मॉडल देखा, हमने रीट अभी रिसेंटली शुरू हुआ है इन इंडिया. ओनली ही मेंशन्ड दैट ओनली 3 रीट्स, रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इस तरह के ट्रस्ट हैं, रियल एस्टेट ट्रस्ट है जिसमें कि लोगों का पार्टिसिपेशन है. एंड देन हाउ मे बी द स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट कैन बी रेज्ड फ्रॉम सच मैकेनिज्म. तो उसको रीट के नाम से बोलते हैं. अब PPP जैसे मॉडल भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा इनोवेटेड या इनोवेटिव मॉडल जो हम लोगों ने देखे हैं अभी, जैसे बहुत सारे मे बी गवर्नमेंट एजेंसीज उसको यूज कर रही हैं. बट बहुत सारी जगह पर भी अभी वो मॉडल इतना लोकप्रिय नहीं हुआ है, या लोगों को तो बताया नहीं गया है, या अवेयरनेस नहीं हुई है. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है वो कैसे, मतलब आप इशू उसको देखती हैं. और अगर, क्योंकि फाइनेंस एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि अगर सही समय पे मिल जाए तो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर को क्वालिटी के साथ डेवलप कर सकते हैं. क्वालिटी डिटोरिएट करती है बिकॉज समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स फाइनेंसेस जो है वो कमिटेड नहीं होते हैं. गवर्नमेंट में भी ऐसे ही हमने देखा है कि अगर 100 करोड़ रुपए कमिट हुए हैं या आस्क हुई है 100 करोड़ रुपए की, तो उसको शायद अलॉटमेंट 50 करोड़ रुपए हुआ है. एंड दैट इज हाउ मे बी आई थिंक द इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जो 100 करोड़ रुपए के हिसाब से प्लान हुई थी वो घट करके 50 करोड़ के हिसाब से हो जाती है. तो ये जो फाइनेंस है वो अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, सही समय पे और सही तरीके से. हाँ जी. सो देखिए, ये जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट तो ऑफ कोर्स फंडिंग है सेंटर के पास अवेलेबल है. कुछ सेंटर सब्जेक्ट्स हैं, कुछ स्टेट सब्जेक्ट्स हैं. स्टेट विल आल्सो कंट्रीब्यूट certain percentage, state contributes, certain percentage center contributes. Other than this, IFIs, ADB, World Bank, JICA, ये भी फंड कर रही है काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को. बट आपका प्रोजेक्ट सॉलिड होना चाहिए फॉर देम टू फंड. दे हैव टू सी वन ROI. So of course, while these are there, I think unless private sector steps in, हम PPP की बात करें, private sector steps in, तो वो जो हम स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, टाइमली कंप्लीशन की बात करते हैं, हमें जल्दी चाहिए काम, है ना, स्पीड अप होना चाहिए. तो जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को प्रॉपरली इंसेंटिवाइज नहीं करोगे, नो वन विल कम. पैसा कौन लगाना चाहेगा? वो विल कम एंड इन्वेस्ट जब उनको ROI नहीं दिख रहा है. या फिर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, ये क्यों हुआ कि कुछ स्टेट्स में इट इज अ सक्सेस व्हाइल इन अ फ्यू स्टेट्स इट हैज बीन अ फेलियर. Maybe those जहाँ failure की बात करते हैं, maybe those states had certain law and order issues, ease of doing business सही नहीं था. There were a lot of these political, social, environmental issues रहे होंगे, because of which कोई भी private player वहाँ जाकर काम नहीं करना चाहता है. Whereas कुछ states जैसे गुजरात सबसे बड़ा मॉडल है जहाँ PPP has been a success. कर्नाटका is a good model, वहाँ पर PPP has been a success. Because of these few parameters, governance is one such parameter. So अगर government चाहे, PPP will be a successful. Incentivize करो, उनको lucrative बनाओ. चलो, हाँ. मुझे लगता है कि तब शायद मुझे लगता है कि जो मैं issue बताता हूँ शायद we can correlate better. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ विलेज एरिया और वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे नहीं है, विलेजर्स डिसाइडेड कि बच्चे 5 किलोमीटर दूर एक स्कूल में जाएं, उससे बजाय वहीं पे हम देयर इज अ ग्रेजिंग लैंड, देयर इज अ पंचायत लेवल की भी लैंड अवेलेबल है, वहाँ पे हम मिल करके एक स्कूल बना लें. अब प्रॉब्लम है कि उनके पास फाइनेंस नहीं है, उनकी जो अर्निंग है वो इतनी नहीं है दैट दे कैन कंट्रीब्यूट टू द स्कूल कंस्ट्रक्शन. तो उस लेवल पे क्या कुछ फाइनेंसिंग मॉडल है कि नहीं? दैट इज एन इशू. इट इज नॉट कि आप उसका जवाब दें, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दिस इज एन इशू दैट वी सी. बिल्कुल बिल्कुल. और ऐसे भी शहर गांव हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द विलेज दैट आई बिलोंग टू नियर बाय लखनऊ, वहां 2016 में इलेक्ट्रिसिटी आई.
यू कैन इमेजिन द सिचुएशन। तो अब ऐसी सिचुएशन में या ऐसी कंडीशंस में क्या माइक्रोग्रिड जैसी चीजें विलेजर्स या लोगों की कम्युनिटी लोग मिल करके क्या वो लोग क्रिएट कर सकते थे? अभी बहुत सारे ऐसे लोकेशंस होंगी, आई एम श्योर। लाइक अगर आप झारखंड देखें, वहाँ 8-10 घंटे बिजली ना आना एक नेचुरल तरीका है ना, ऐसा नेचुरल है। तो मतलब अगर 10 घंटे अगर कोई फैक्ट्री चल रही है जो कि वो लेट्स से इफ इट इज गिविंग द अर्निंग्स रिसोर्स टू लेट्स से हाउस होल्ड लेडी, गाँव में ही इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स बने होते हैं जो कि मिल करके आप कुछ उनकी डेली अर्निंग का सोर्स बन जाता है। लेकिन अगर वहां लाइट ही नहीं आ रही है तो फिर वो कैसे होंगे? तो क्या मॉडल हो सकता है? तो जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की बात कर रहा हूँ तो मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ। बड़े लेवल पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस मिल जाता है, जो आपने बताया कि एडीबी हो गया, बैंक हो गया, ये सब मिल गया। बट शायद मतलब मैं आपके पिछले वाले रिस्पॉन्स से ही कोरिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपने बताया कि जब अगर हम वहां पे उनके अर्निंग सोर्स गांव लेवल पे या विलेज लेवल पे नहीं क्रिएट कर पाएंगे तो दे विल हैव द एस्पिरेशन, उसमें कोई डाउट नहीं है, एंड दे विल मूव टुवर्ड्स द सेमी अर्बन और अर्बन लोकेशंस। तो वहां पे हमें फाइनेंस की जो मॉडल है वहां पे होने चाहिए। दिस इज एन इशू दैट वी सी। डू यू एग्री विद दिस? आई कंप्लीटली एग्री विद दिस। तो मैं आई एम प्रोबेबली नॉट द राइट एक्सपर्ट फॉर दिस, बट जो मुझे लगता है देयर इज समथिंग कॉल्ड center subject, there is something called state subject, and they have to be in alignment. So unless they are in alignment, तो वो state हमेशा ही challenges face करता है जहाँ पर state is not aligned with center. तो उनके अपने policies हैं, guidelines हैं। तो I think center state को हमें थोड़ा empower करना पड़ेगा। उनके पॉलिसीज में लोकलाइज पॉलिसीज उनको डेवलप करनी पड़ेगी, उनको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, स्टेट के लोगों को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, उनको आरओआई दिखाना पड़ेगा कि दिस इज कम, यहाँ पर आप स्पेंड कीजिए, आप बिकम अ पार्टनर विद अस, एंड यू नो आई थिंक सो दैट इज हाउ दिस कैन बी टैकल्ड। बट मे बी सर विल बी द राइट पर्सन, बिकॉज आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी क्या ये एड्रेस होता है? और मुझे याद है सर भी ऐसे ही एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बिकॉज ये काफी सारे इस तरह के रिसोर्सेज जो है बहुत ही ज्यादा पर्याप्त नहीं थे। नहीं है। हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे एजुकेशन को अगर रूरल लेवल पे अच्छा सपोर्ट किया जाए तो मे बी वी विल नॉट सी जो अर्बन सेंटर्स में एजुकेशन को लेके लोगों की भीड़ लगी हुई। अभी आप दिल्ली देखिए, दिल्ली और गो टू एनी बिग सिटीज, वहाँ पे coaching centers, training centers, colleges. Why are all the colleges being built in around urban areas also? क्यों यही जो इंस्टीट्यूट्स है, किसी छोटे कॉलेज या एक बड़ा इंस्टीट्यूट जो है एक अच्छी भली इकोसिस्टम जनरेट करता है जहाँ पूरा का पूरा विलेज उसके साथ जुड़ जाता है। अगर एक 5000 बच्चों का कॉलेज एक विलेज में खोल दिया जाए तो क्या दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हो तो क्या अगर अच्छा कॉलेज होगा बच्चे वहाँ पढ़ने नहीं जाएंगे? तो रूरल इंडिया को हम नहीं कर पाए सपोर्ट। वी हैव टू एडमिट दिस एज ए फेलियर, एंड अगेन दिस इज स्टेट टू स्टेट सब्जेक्ट। जैसे शिप्रा ने कहा, जो स्टेट डेवलप्ड है, जो गुजरात वन ऑफ द मॉडल्स, महाराष्ट्र में आप रूरल महाराष्ट्र, आई एम ब्लेस्ड टू से दैट आई हैव बीन एबल टू ट्रेवल लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंटीरियर्स ऑफ इंडिया आल्सो बिकॉज ऑफ द माय वर्क प्रोफाइल। तो जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे रूरल एजुकेशन पे भी एक अच्छा इम्पेटस है। Kerala is for another demographic reasons because people have to go out. They didn't have any option. पंजाब में कोई इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि बोलते हैं यार हमारी तो खेती बाड़ी है या हमारे पास इंडस्ट्री है, वहाँ 9वीं से ऊपर नहीं पढ़ता। केरला में अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो जो भी वो बाहर जाके नौकरी करता है वो नहीं कर पाएगा। वहाँ एस्पिरेशंस जो है वहाँ मिड ईस्ट में जाके काम करने के, तो वो एक अलग है केरला क्यों ज़्यादा लिटरेसी लेवल है। पर रूरल एजुकेशन जो है ये मतलब वी हैव बीन अनेबल टू एड्रेस दैट आई विल एग्री। all the rural areas they have been dependent on the next nearest town, जो उनके अच्छे बच्चे हैं रूरल के वो वहीं जाके ही पढ़ पाए। मतलब अगर मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूं, मैं जहाँ पे मैं रहता था मलकानगिरी, वहाँ के अच्छे बच्चे वहाँ से 90 किलोमीटर दूर जयपुर था, वहाँ पे एक कॉलेज था, वहाँ जाके पढ़ते थे। तो जयपुर के अच्छे बच्चे वो कटक आके पढ़ते थे, कटक के अच्छे बच्चे कैलकाटा आके पढ़ते थे, और कैलकाटा के अच्छे बच्चे सिंगापुर या लंदन जाके पढ़ते। दिस इज वन ऑफ द इश्यूज कि हम नहीं कर पाए। वी हैव टू एडमिट दैट।
education ko. Yeah, we have been unable to give the education for masses is not a reality in India. And it is so ironic. जो एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन था, गुरुकुल सिस्टम, वो इन एरियाज को छोड़ के बिल्कुल जंगल में जाकर वो पढ़ाई करते थे, उनको हर तरीका सिखाया जाता था. सो प्रॉब्ली दे वर प्रोड्यूसिंग एक हर पर्सन जो वहां से निकल के आता था वुड बी एन ऑलराउंडर. उसका जो पूरा 360 डिग्री डेवलपमेंट होता था. तो अब वो हमारे पूर्वज वहां से आते हैं और अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि villages में education ही नहीं है. So it's very ironic. So yes, we have failed our villages. No doubt, I think. No, I think this is an issue. So, मतलब if we have failed, then we have a certain learnings also. Yeah, so तो उस learning को हम utilize करें और failure को हम success में कैसे convert करें. Now we have talked about the issues. Now let us move to the next part कि हम लोग जो भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं उसको हम लोग कैसे सस्टेनेबिलिटी के रोल से कैसे सोचते हैं कि इनेबल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल वी टॉक्ड अबाउट कि जो रूरल एरियाज में है इलेक्ट्रिसिटी डिफिसिट है, 8 घंटे नहीं आती है, लोगों का रेवेन्यू नहीं मिल पाता है. नाउ वी टॉक्ड अबाउट कि सस्टेनेबिलिटी कंपोनेंट जब हम गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम देखते हैं सोलर एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से, किस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी इस तरीके की जो डिफिसिट है उसको कैसे मीट कैसे कर सकती है. तो दीज आर द सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव जो कि एनडीसी से गवर्न है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कमिटमेंट से गवर्न है, जो उसने पेरिस एग्रीमेंट के पार्ट से किया है. तो हाउ डू यू सी द रोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन इनेबलिंग सच इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज और इनेबलिंग द इन टर्म्स ऑफ जो इश्यूज हैं उसका मिटिगेशन से कैसे ग्रांट कर सकते हैं. ओके, सो आई थिंक पहले ना I'll take you back to sustainability, how it has evolved. परफेक्ट. 70s 80s में बस एक आइडिया था कि ये मेजर प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो हमें ना ये पेड़ नहीं काटने चाहिए, तो मेजर प्रोजेक्ट्स के ऊपर so they would talk about it. Then 80s से we moved on to 90s, we only talked about थोड़ा बज़ बढ़ गया. 92 में आई थिंक 90s में आकर के फिर भी लोगों के अंदर थोड़ी जागरूकता आई. 92 में अर्थ समिट हुआ था रियो डे जेनेरो में, हम लोग तो स्कूल में ही थे, तो ये पर उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी. सो एक्चुअली ये जो सस्टेनेबिलिटी वर्ड या ये ग्रीन वर्ड आया है 2000 से आया है, जब हम वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लीड, वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट पेवमेंट मटेरियल पोरस होना चाहिए, ग्रीन रूफ होना चाहिए. सो वी वर ओनली टॉकिंग अबाउट इट और हम लेट हो रहे हैं. सोचो 70-80s में आ चुका था, वर्ल्ड में डिजास्टर होने शुरू हो चुके हैं और हम स्टिल वी were not even sensitized enough. हम बस बातें कर रहे हैं. 2010s में when we stepped in, that's when LEED certification actually started happening. People started getting conscious because वो जो climate का impact था वो दिखना शुरू हो गया था, right? 20s में, अब I'll say 20s, 2020 onwards. Now we're talking about Paris Agreement जो अभी आप कह रहे थे. अब हम we are aligning our policies and regulatory नॉर्म्स जो है हम अलाइन कर रहे हैं यूएन के साथ. उनका मिशन है, अगर आपने देखा होगा, SDG सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स इनका है. जो गोल 11 है उसके ऊपर हमारा सेंटर अलाइन हो चुका है. तो सेंटर का ये प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड नेशनल NCLAPP फॉर क्लाइमेट चेंज, CC सॉरी, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज. सेंटर का है, देन स्टेट का भी है. स्टेट, सो सेंटर इज अलाइनिंग विथ UN योर मिशन एंड ग्लोबल मिशन. सेंटर इज अलाइनिंग और स्टेट अलाइन कर रहा है इसके साथ, राइट. तो अब ये चीजें होनी शुरू हो गई है. हमारा फोकस रिन्यूएबल की तरफ बढ़ रहा है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बढ़ रहा है. हम बहुत लेट हो चुके हैं, ये तो हम डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, राइट. सो अब वॉर फुटिंग लेवल पे लोगों को, गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा. बहुत सारे ये जो सोलर रूफ टॉप का कॉन्सेप्ट आया स्मार्ट सिटी मिशन के बाद ही आया है. तो ये मास स्केल पर जब तक नहीं करे, इंसेंटिवाइज नहीं करे लोगों को, कोई इंस्टीट्यूट अपने ऊपर नहीं लगाना चाहेगा कि भैया मुझे नहीं करना है ये. आप जनरेट करो और अपने कंजम्पशन के लिए जनरेट करो इलेक्ट्रिसिटी, और जो बाकी है वो आप सेल भी कर पाओ. तो ये जो मिक्स्ड मॉडल है, आई थिंक ऑलरेडी अ फ्यू स्टेट्स आर वर्किंग ऑन दैट मॉडल. मैंने एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा. वन ऑफ माय एक्स कोलीग, मैं फिशनर में थी, दैट्स अ जर्मन फर्म.
जब आप चेन्नई से पौंडीचेरी की तरफ जाओ तो बीच में उनका घर पड़ता है, वन ऑफ दोज कोस्टल एरिया में वो उनका घर है, म्यूनिसिपल बाउंड्री के बियॉन्ड है वो. ही इज नॉट डिपेंडेंट फॉर वाटर ऑन म्यूनिसिपैलिटी, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन कोई आकर के मेरा वेस्ट कलेक्ट करेगा ले जाएगा. उनका सब कुछ घर का कोई कचरा बाहर नहीं जाता उनका. वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उनके सोलर उन्होंने पैनल लगा रखा है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, कंजप्शन भी कर रहे हैं और वो बेच भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं उसके ऊपर. गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है तमिलनाडु में. पानी वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, उन्होंने वेल बना रखा है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है उनका. उनको पानी की जरूरत ही नहीं है गवर्नमेंट से. सो इफ समबडी एंड ही इज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ. उनका बायोमास गैस उनका बायोमास पे चलता है और वो मुझे दिखा रहे थे कि कैसे गैस के ऊपर खाना भी उतना ही टेस्टी बनता है जितना एक नॉर्मल एलपीजी से बनता होगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अनलेस अगेन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग की जरूरत है हर इंडिविजुअल को, हर कम्युनिटी को, हर स्टेट को, हर लोकल बॉडीज को, यूएलबीज को, कि बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के भी आप कैसे you can lead a sustainable life. तो मैंने थोड़ा ज्यादा ब्रॉडली बोला है, बट यू अंडरस्टैंड where I'm coming from. people participation तो जरूरी है ये. People participation and people knowledge enhancement, knowledge transfer, capacity building. I will quote a bigger example of what Shipra said. Barefoot College Tilonia, आप वहाँ जाइए राजस्थान. वहाँ पे it's a प्योर विलेज जो उन्होंने बना रखा है, जो उनके ओनर है बंकिम रॉय. तो उनके आप उनका विलेज जाके देखिए, वहां पे दे आर ऑफ ग्रिड. दे आर ऑफ ग्रिड बिकॉज दे आर सस्टेनेबल. उनके यहाँ पे एलईडी लाइट है. मैं उनके गेस्ट हाउस में ठहरा था, वो एक ही बल्ब जलाते हैं. वो उनको ही डजंट नीड लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ही डजंट नीड एयर कंडीशनिंग. उन्होंने रूफ हाइट्स इस तरह से डिजाइन किए, बिल्डिंग को ओरिएंट किया हुआ है. वहां पे जो हम खाना खाते हैं उसको वेस्ट जो है कम से कम वेस्ट होता है, आपको कम खाना भी कम मिलता है, खाने का खुद ही उनके कैसे एवरीथिंग. नो, द आइडिया इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी एज ए प्रैक्टिकल वर्ड फॉर मासेस, कि उसको हम प्रैक्टिस में लेके आए. तो उसके लिए जरूरी है कि पहले तो जो मासेस है उसके लो हैंगिंग फ्रूट्स को पकड़े. हम लो हैंगिंग फ्रूट्स को ही फेल हो जाते हैं. लुक एट द बिगर मासेस और बिगर चैलेंजेस. सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है वेस्ट मैनेजमेंट में टू गेट रिड ऑफ प्लास्टिक, वन टाइम यूज प्लास्टिक. देयर आर लॉज, इतने लॉज हैं, इतनी गवर्नमेंट की लॉज हैं. पर दिल्ली में आप किसी भी शॉप पे जाइए, आप किसी भी सब्जी वाले ठेले पे जाइए, नोएडा में, दिल्ली में, वो आपको कंफर्टेबली दैट एग्जिस्ट्स. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लो हैंगिंग फ्रूट जो इट विल बी सक्सेसफुल ओनली वंस द एंड यूजर स्टार्ट्स रिफ्यूजिंग टू यूज दैट. जब तक वो रिफ्यूजल वहां से नहीं आएगा जिसकी हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तब तक सस्टेनेबिलिटी को प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिसिंग सस्टेनेबिलिटी, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस. मैं कंस्ट्रक्शन की फील्ड से आता हूँ, तो एक प्रोजेक्ट होता है डिजाइन बिल्ड परफॉर्म. तो डिजाइन तो हम सस्टेनेबल डिजाइन में हम लोग मास्टर कर गए. वी हैव गॉट आर्किटेक्ट्स, कंसल्टेंट्स जो आपको डिजाइन सस्टेनेबल को बना देते हैं. तो बिल्ड सस्टेनेबल इज ए बिग क्वेश्चन. जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, वी आर वायलेटिंग ऑल पॉसिबल एनवायरमेंटल लॉज जो हम वायलेट कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ मनी, फॉर द सेक ऑफ स्पीड, वॉट एवर यू से. नाउ कम्स द परफॉर्मेंस पार्ट, जो आपने भी इस पॉडकास्ट में पहले क्वेश्चन को टच किया था कि 135 एलपीसीडी क्या वो 200 पे है. उसको भी अगेन ग्रीन बिल्डिंग में हमने 88 कर दिया, 40% उसको कहा कि एफिशिएंट बिल्डिंग है, बट इज इट परफॉर्मिंग? So design, build, perform. I'm talking about the infrastructure or design about the real estate infrastructure की जब तक उस मैट्रिक्स में हम नहीं देख पाएंगे. And the duties of the engineers and end users, everyone. मतलब nobody can escape that duty कि मुझे तो पता नहीं था. Ignorance is not bliss here, at least. तो ये हमें पकड़ना पड़ेगा. तो idea is go for low hanging fruits, that should be must. लो हैंगिंग फ्रूट्स को अगर मिस कर रही है, देयर शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन और स्ट्रॉन्ग एक्शन डिमांड होना चाहिए. और उसके बाद आती है आपकी बात कि कैसे हम इसको स्केल अप कर सकते हैं. अदरवाइज हम डिस्कशन शायद 2024 में कर रहे हैं, 2030 में भी यही डिस्कशन कर रहे हैं. सर, आपने जैसे कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट का जिक्र किया, इसमें एक
मतलब इसमें एक ऐसी चीज जो मुझे लगता है कि हम लोग कई दशकों से देख रहे हैं एनबीसी की, जो लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं उनका अपना जो हेल्थ कंपोनेंट है इट हैज़ ऑलवेज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, और वो जो कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस है वो हमेशा से ही ऐसी ही रही है। बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हम लोग शायद देखते हैं या विजिबल रहते हैं वो शायद जो जो मे बी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो 5% सेक्टर है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उसी में हम लोग देखते हैं हाँ कंस्ट्रक्शन में वाटर कैसे यूज़ करना है, उसको जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है उसको कैसे हमें मतलब यूटिलाइज करना है या ऑप्टिमाइज करना है। बट जो रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट है आपको लगता है कि वो सब सही है? आर दे मे बी एजुकेटेड इनफ, या वहाँ पर भी है? तो एक्चुअली क्या है कि हम सब जगह पे क्या है कि जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं वो यूजर की फिक्स करते रहते हैं सारी जगह पे। सारे डिस्कशंस पे भी मैं देखता हूँ कि लोगों को लगता है कि लोगों को क्या करना चाहिए। तो हम 5% जो ऑर्गेनाइज्ड हैं उस पर भी हमें क्योंकि वही विजिबल है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर भी हमें इश्यूज नजर आते हैं। जो नहीं ऑर्गेनाइज्ड है 95% इंडिया इज अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं। 90% तो होगी एटलीस्ट। वहाँ पे तो कोई भी रोक टोक नहीं है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देती हैं। तो वहाँ पे जो कंपोनेंट है इन टर्म्स ऑफ मे बी द नॉट सो ग्रेट प्रैक्टिसेस, वहाँ पर भी चैलेंज आपको लगता है? उसकी अवेयरनेस कंपोनेंट का जो पार्ट है वो म्यूनिसिपल एजेंसीज या गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को करना है। तो अवेयरनेस इज द ओनली इशू दैट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। यस, एंड आप जब मुझे ये बात बता रहे हैं ना तो मुझे करीब 2013 की एक बात याद आ रही है। आई एम पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर लीन कंस्ट्रक्शन एक्सीलेंस, मतलब दिस एन इंटरनेशनल बॉडी। तो वन ऑफ द इंजीनियर्स फ्रॉम स्वीडन, ही वाज इन इंडिया, तो उन्होंने कहा कि हम एक साइट विजिट करते हैं। वी वेंट टू ए वेरी, आई वोंट टेक द नेम ऑफ बिल्डर अगेन, तो उनके हम प्रोजेक्ट साइट पे गए। तो एज रिचुअल हम जब प्रोजेक्ट ऑफिस में गए तो सबसे पहले हमने जाके मंदिर में ऐसे किया, क्योंकि वी आर यूज्ड टू दैट, हिंदू है, पहले गणेश भगवान को देख के ऐसे माता बताया, और उसके बाद हम साइट पे गए। तो दैट जेंटलमैन टोल्ड मी कि संदीप, आई एम वेरी श्योर दैट गॉड एग्जिस्ट्स इन इंडिया, क्योंकि भगवान है तभी आप जिस अनसेफ तरीके से काम कराते हो प्रोजेक्ट साइट्स पे, ही इज सेविंग यू। दैट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट इंजीनियर फॉर एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जो कंस्ट्रक्शन का बजट होता है, आई बिलीव आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन योर अर्लियर पॉडकास्ट आल्सो, देयर इज अ बजट फॉर EHS, एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी। हाउ मच इज कंपनी स्पेंडिंग ऑन दैट? मतलब पैसा तो कॉन्ट्रैक्टर ही खर्च करेगा, पर उसका प्रोविजन टेंडर में है या बजट में है, और वो पैसा कितना खर्च हो रहा है। जब तक वो पैसा खर्च नहीं होगा तब तक सेफ्टी के नाम पे सिर्फ हेलमेट्स और जैकेट्स होंगी, सेफ्टी बेल्ट्स होंगी, सेफ स्कैफोल्ड्स होंगे। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो अवॉइड हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स कैसे हैं। आपने हेल्थ की बात की, वो मैं थर्ड पॉइंट पे टच करूंगा। फिर आ जाती है एनवायरनमेंट की बात, कि एनवायरमेंटल को लेके हम, एयर क्वालिटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इज माय सब्जेक्ट व्हिच आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 6 years। तो वी आर अनेबल टू डू एनीथिंग, ऑल्दो आई विल अगेन, क्योंकि मौका मिला मैं बोल देता हूँ 30 सेकंड के अंदर, कि एक प्रोजेक्ट पे सिर्फ 1 लाख रुपए का खर्चा है। 2 एयर क्वालिटी मॉनिटर लगाने हैं, एक CPZ कमरा लगाना है, थोड़ा सा हरा कपड़ा बिछाना है, तो आपके जो गवर्नमेंट के वो है रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर सकते हो। इवन देन आई बिलीव ओनली 5% प्रोजेक्ट्स आर फुलफिलिंग दैट। अगर 100 करोड़ के प्रोजेक्ट पे 1 लाख या 2 लाख रुपए भी अगर बजट निकालना है तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क है, अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा डंडा लोग नहीं खर्च करें। अब ये अवेयरनेस की कमी है, वर्कशॉप की कमी है। तो ये दो पोजीशन है, एनवायरमेंट एंड सेफ्टी की मैंने बात की, तो भगवान है हेल्थ जो है, दिस इज समहाउ, आपने कंस्ट्रक्शन सेक्टर की हेल्थ की बात की, तो हेल्थ जो है प्राइमरीली हमारे सोसाइटी में ही नेग्लेक्टेड है। आपके पास एक कार है 20 लाख रुपए की, उसके ऊपर आप 50,000 रुपए खर्च करके उसकी सर्विसिंग कराते हो, डायग्नोस्टिक कराते हैं, पर अगर अपनी डायग्नोस्टिक करानी हो, अनलेस अंटिल ईयरली मेंटेनेंस के लिए जाना, हम लोग नहीं करते, हम पैसे वाले की बात करते हैं, वहां हम नहीं कर पाए। देखो, दिस इज अवेयरनेस, दिस इज बीइंग पार्ट ऑफ ए डेवलपिंग नेशन। ये ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर्स की है कि वो अपने जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च करें। एंड EHS का जो बजट है, मतलब दैट शुड, वो पूरा का पूरा पैसा खर्च होना चाहिए। वो 2% अगर एक
1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उस पर अगर 1% भी बजट है वो 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़ रुपए में आराम से सारी चीजें कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर हो या डेवलपर हो, पर वो पैसा खर्च होना चाहिए। जब तक हम उस चीज को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम नहीं कर सकते इस बात को। तो दिस करेक्शन हैज टू हैपन विद इन द इंडस्ट्री। अभी हाउ विल दिस हैपन, आई डोंट हैव एनी आंसर राइट नाउ एट द ट्विलाइट ऑफ माय करियर। मैंने ये 35-36 साल का मेरा कैरियर है, मेरी समझ में नहीं आया कि हम क्यों इस चीज को खर्च नहीं कर पाए और क्यों नहीं हो पा रहा है। माइंडसेट का चैलेंज है। गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं शिप्रा जी। मैं इसमें बस ऐड कर रही हूं, मैं नॉट ऑन हेल्थ बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हमें करना कुछ एक विश लिस्ट है, नॉट इवन विश लिस्ट, पॉलिसीज है, बाय लॉज हैं, दैट इज देयर, सब कुछ प्लेस में है, उसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। मैं बस एक छोटा एग्जांपल दे रही हूँ स्मार्ट सिटी का, बिकॉज आई वर्क काफी सालों तक मैंने स्मार्ट सिटी के ऊपर काम किया है ना। उसके अंदर ना 30-40 और प्रोजेक्ट्स हैं, एवरी स्मार्ट सिटी हैज। उसमें IT, ICT, ITS तो है ही, प्लस स्मार्ट रोड्स हैं, स्मार्ट मीटरिंग है, देन ऑफ कोर्स SCADA है, वेस्ट मैनेजमेंट है, ग्रीन कॉरिडोर्स डेवलप करने हैं, पार्क्स होने चाहिए, वाटर बॉडीज होनी चाहिए, लेक्स होने चाहिए, ब्लू एंड ग्रीन कॉन्सेप्ट, all these are there. So it's a holistic plan. It's a how a city or urban area should be. बट ये सब जब पेपर पे आता है और तो इट्स जस्ट अ टिक कि हमने कर दिया। अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, स्मार्ट रोड, ये पूरा अर्बन एरिया, लेट्स से मैं किसी भी एक सिटी को पकड़ लूँ, पूरे सिटी में स्मार्ट रोड्स होने चाहिए या डीकंजेशन होना चाहिए। अब बिकॉज स्मार्ट सिटी स्पेसिफाइज कि स्मार्ट रोड होना है, तो बॉडी क्या करती है, 1 किलोमीटर के स्ट्रेच को उसने स्मार्ट रोड कर दिया। नाउ व्हाट डज दैट मीन, वो 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में जो भी ओवरहेड वायर्स आ रहे हैं सब अंडरग्राउंडिंग हो गई, वाटर पाइपलाइन उसका काम हो गया, खुदाई हो गई, पेड़ लग गए, बस स्टॉप्स बन गए, वो वाटर प्याऊ बन गया, या छोटा सा कोई पार्क कहीं पे निकल गया, या बस स्टॉप है उसके ऊपर सोलर पैनल लगा दिया, वो जो स्ट्रीट लाइटिंग हो गई वो रिन्यूएबल एनर्जी उस पे सोलर पे चल रहा है। सो वो जो 1 किलोमीटर का स्ट्रेच हो गया, और जब वो अपने सुपीरियर्स को दिखा रहे हैं कि हमने क्या किया अपने स्मार्ट सिटी में, तो वहीं उसी 1 किलोमीटर स्ट्रेच पे ले जाते हैं। एग्जैक्टली वो टिक हो गया, जो कहते बॉक्स टिक कर दिया। जैसे बच्चे ने पढ़ाई करनी थी, तो जब पापा घर पे आए तो शाम 7 से 5 किताब खोल के बैठा हुआ था। एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो जब तक ये माइंडसेट, तो दैट ब्रिंग्स मी टू योर स्टेटमेंट थोड़ी देर पहले आपने कहा अकाउंटेबिलिटी। तो जब तक ये अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट बॉडी लेगी नहीं, गवर्नमेंट बॉडी हो या SPB हो या जितने भी स्टेक होल्डर्स हो, it starts from, it includes political stakeholders, it includes bureaucracy, it includes government bodies, it includes experts, consultants, implementing agencies, it includes all of them, and citizens who don't even complain. वो बस आकर के पान की दुकान पे खड़े होके गवर्नमेंट को गालियां देंगे और चले जाएंगे। एक्शन, सो अकाउंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस परफॉर्मेंस असेसमेंट। अभी सर कह रहे थे कि हमने ये बना दिया, डिजाइन कर दिया, बना दिया, उसके बाद वो बिल्डिंग या कोई भी इंफ्रा परफॉर्म कैसा कर रहा है, हम उसका असेसमेंट नहीं करते हैं। दे आर नॉट प्रॉपर मैट्रिक्स फॉर दैट, फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है इन प्लेस। सो अनलेस ऑल दीज थिंग्स, अकाउंटेबिलिटी, फीडबैक मैकेनिज्म डजंट हैपन, कुछ भी नहीं होगा। So I think we need to focus on these. Very nice. तो गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से एक बात करते हैं, क्योंकि आपने मतलब बहुत सारा काम इस सेक्टर में किया है, गवर्नमेंट एडवाइजरी प्रोजेक्ट्स का पार्ट रही है। तो गवर्नमेंट का रोल, लेट्स से दिस करंट गवर्नमेंट इज बीइंग अपलॉडेड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना, वो सब लोग, और दिखता भी है, विजिबल भी है, उसमें कोई मतलब वैलिडेशन की एडिशनल जरूरत नहीं है। जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, मतलब हाउ डू यू सी द रोल, और मे बी आई थिंक द पॉलिसी चेंज पहले, मे बी आई थिंक 15 years बिफोर वर्सेस नाउ, क्या लगता है पॉलिसी चेंज इन टर्म्स ऑफ मे बी सच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से? एक एग्जांपल आपने लिया ही है स्मार्ट सिटीज का, वो इसी 10 साल पहले कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ, आया, बट वो बहुत क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है ना। तो मतलब हाउ डू यू सी द पॉलिसीज रोल इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग सच अ ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर? सो आई विल से
some of these policies were there. Previous government पहले भी थी policies, bylaws भी थी. कुछ लोगों का intention भी था. Intent was very important. कुछ लोगों का intent भी था. But project has two components to it. Any project has two components to it. Time, money. That's it. तो ये जो टाइम के ऊपर जो फोकस था ना, वो शायद इस गवर्नमेंट का है. टाइम इज मनी. तो टाइमली कंप्लीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच आई थिंक दिस गवर्नमेंट इज डूइंग इन अ फ्यू सेक्टर्स. फॉर एग्जांपल, नॉट एवरीबडी इज मिस्टर गडकरी. सो ऑफ कोर्स इस सेक्टर में भारतमाला स्कीम, जिस स्पीड से गडकरी साहब बढ़ रहे हैं, आई थिंक that needs to be replicated in other verticals departments also. So in terms of coming back to policies, in terms of policies and initiatives, काफी अच्छी आई हैं. भारतमाला, सागरमाला, जल जीवन मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत, what else, अर्बन मोबिलिटी गाइडलाइंस, सोलर की भी आई है, सोलर आई है, विंड आई है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी इम्पेटस है. लोग इंसेंटिवाइज भी किए जा रहे हैं. पीपीपी के ऊपर काफी फोकस आ रहा है इस गवर्नमेंट का. सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज हम वी आर देयर. इम्प्लीमेंटेशन में डेफिनेटली चैलेंज है. आपने कहा स्मार्ट सिटी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड आल्सो. सिंस आई वाज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, आई वुड आल्सो से नहीं, हम लोगों ने काम नहीं किया है, वो आई वॉश किया है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे. बट एटलीस्ट द गुड न्यूज इज अब लोगों को पता तो है क्या करना है. पहले तो हमें पता ही नहीं था कि क्या करना है, राइट? अब लोगों को पता है, इसके ऊपर फोकस आ रहा है, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया ऑल्सो हाईलाइट हो रही है. जो कुछ सिटीज हाईलाइट हो रही है, कुछ सिटीज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है. पहले जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, वही सारे डायलापिडेटेड है, वो बाबा आदम के जमाने के हैं. नाउ दैट इज बीइंग रिवैम्प्ड, रीडेवलपमेंट हो रही है. लोगों को पता चल रहा है IoT क्या है, ICT क्या है, ई गवर्नेंस क्या है. सो ई गवर्नेंस हैज इम्प्रूव्ड. एक विंडो है जहां से आप सारे अपने यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हो. ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर अब कैमरास लगे हुए हैं. तो जो लोगों की कम्युनिटी की सेफ्टी है वो एनहांस हो गई है. देयर इज कंट्रोल कमांड सेंटर आ गया है. तो मैं पूरी तरह से क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, मैं कहूंगी कुछ अच्छी चीजें भी हुई है. अब जो हमें चाहिए वो ये है कि इसको हम स्केल अप कैसे करें, इसको हम रेप्लिकेट कैसे करें. एक मॉडल सिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए वो हमें पता हो गया है. सिटीजन का इन्वॉल्वमेंट पहले तो नहीं होता था ना. हु वाज इन्वॉल्व्ड? गवर्नमेंट क्या काम करे किसी को पता ही नहीं चल रहा है. हम बैठे, हमने बस वोट दे दिया, उसके बाद काम गवर्नमेंट का है. अभी सिटीजन पार्टिसिपेट कर रहा है. ऑल दीज कैंपेन्स, राहगीरी के थ्रू, या वो आता है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल. दैट्स काइंड ऑफ कनेक्टिंग पीपल. अब लोगों को पता चल रहा है. सो इनिशिएटिव्स हैं. अब हमें थोड़ा स्पीडन अप करने की जरूरत है और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है. द बेस्ट थिंग दैट प्राइम मिनिस्टर डज इज, और जो रिवोल्यूशनाइज किया उन्होंने इंडिया को, उन्होंने एस्पिरेशंस दी टू एवरीवन. लुक एट हिज स्पीचेस. ही विल ओनली टॉक अबाउट 2047 में हिंदुस्तान कैसा होगा, आजादी के 75 वर्ष. ही गिव्स ए टारगेट और एस्पिरेशंस. तो जो राइट पीपल है या जो राइट माइंडसेट वाले लोग हैं, उन्होंने उस एस्पिरेशंस को लेके बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया. और मैं इसमें कई बार कोट भी करता हूँ कि मैं सूरत में काम कर रहा था. जो सूरत के म्युनिसिपल कमिश्नर थे मिस्टर पानी, उन्होंने 2019-20 में उन्होंने कहा कि सूरत को हमने बहुत साफ कर लिया, अब सूरत को सुंदर बनाना है. 3 साल के बाद मैं जब सूरत जाता हूँ, एयरपोर्ट से निकलो, राइट टर्न लो आप टुवर्ड्स द मेन सिटी, दोनों तरफ देखो आप, झरने हैं, मतलब फील लाइक यू आर इन वन ऑफ दोस डेवलप्ड कंट्रीज. तो ये कब हो सकता है? जब वो लीडरशिप हो, एस्पिरेशंस हो. मतलब इट्स द सेम इंडियन सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो वहां पे भी है. और द लीडर, मैंने तो उन लीडर के वर्ड सुने, 3 साल बाद मैंने एक्शन देखा. नो डाउट इट्स ए rich municipal corporation. I agree with them. They might be having surplus. Not everyone will be having the surplus money the way they have their corporate. But this is what the leadership. This is hats off to the leadership of Prime Minister sir कि उन्होंने aspirations दी इंडिया. उन्होंने इंस्पायर किया कि भाई आप कर सकते हैं हम, और we can take that steps. ये थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है. चलना तो खुद ही. माइंडसेट चेंज जो है वो एक जनरेशन तो लेता ही है, नो डाउट. इट्स अ रेवोल्यूशन. वी हैव स्टार्टेड, एंड अब स्टार्ट तो कर दिया, हम पहुंचेंगे तो जरूर.
वेरी गुड. So I am sure, and everything is bottom, top down. हाँ बिल्कुल. तो जो सर कह रहे हैं leadership is everything. I will take an example of one of the bureaucrat. I've worked very closely on a few projects with him, so I see Mr. Pratyay Amrit, बिहार काडर के हैं. तो उन्होंने काफी सारी चीजें, पावर सेक्टर जब उनके पास था उन्होंने काफी चेंजेस करे. उनके पास रोड सेक्टर भी था तो उसमें भी काफी चेंजेस करके आए. तो जब तक कोई बंदा ना बिल्कुल ड्रिवन नहीं होगा और वो टॉप डाउन परकुलेट नहीं करेगा चीजें, तो चीजें मूव नहीं करेंगी. सो आई थिंक वी नीड पीपल हु आर रियली ड्रिवन एंड दे हैव दैट लीडरशिप इन देम टू मेक थिंग्स हैपन. Very nice. I was sitting with municipal commissioner Naya Raipur. That's one of the smart cities, premier smart cities of India. तो 2016-17 की बात बता रहा हूँ आपको, आज से 8 साल पहले. तो I was listening to him, having a impromptu discussion हो रही थी सर के साथ. तो मिस्टर रजत बंसल सर का नाम है, आइए साहब, मैं बहुत खुशी से उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझसे ऐसे डिस्कशन में कहा कि मैं रायपुर की जो मतलब क्या ऐसा होना चाहिए रायपुर में कि रायपुर की हवा दिल्ली जैसी खराब ना हो. Now this is a leadership thought coming into one of the administrators. तब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम नहीं आया था और उस समय ये बात को सोच पाना कि भी मैं भी एक शहर में हूँ, एक कैपिटल सिटी है, एक दूसरी कैपिटल सिटी है जहाँ एयर पोल्यूशन की इतनी प्रॉब्लम है, तो यहाँ वो नहीं आए. वो भी ग्रिड लॉक्ड है जैसे हमारा दिल्ली है. दिल्ली में कहीं समंदर का किनारा नहीं है, तो नया रायपुर भी दूर दूर तक समंदर नहीं है. वहाँ भी विंटर्स के समय ऐसी ठंड नहीं पड़ती पर हवा रुक जाती है, तो वहाँ भी पोल्यूशन लेवल, और इंडस्ट्रियल सिटी है भिलाई वहाँ पे, तो सारे इंग्रेडिएंट्स थे. तो वो कह रहे थे कि क्या ऐसा किया जाए या क्या होना चाहिए. there's the consciousness needed in not only leaders, in everyone. Yeah. No, totally agree. I'm talking about one individual. If you've heard of him, हम क्या करते हैं ना नॉर्मली कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो करेगा. ये सोचता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो तो उसकी है. तो हम करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं, हम अपने हैबिट चेंज नहीं करेंगे, वो करेगा. तो इस भीड़ में एक दो ऐसे लोग भी हैं जो एक्चुअली काम कर रहे हैं. देयर इज वन गाय कॉल्ड रामवीर तनवर. ही इज कॉल्ड पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया. What he does is, बहुत सारे रिक्लेम्ड लैंड्स हैं. पहले वाटर बॉडीज होती थी, वो रिक्लेम्ड हो गया, अब उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो चुका है. ये क्या करता है कि उनको रिवाइटलाइज कर रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है. वो ही क्रिएट्स वाटर बॉडीज. तो ही इज कॉल्ड पॉन्ड मैन. यू नो, वो सेल्फलेस काम है जो वो कर रहा है. सो ऐसे इनिशिएटिव वो चला आगे, एक दो लोग और जुड़ गए, दो लोग और जुड़ गए, फिर ऐसे ही कारवा बढ़ता चला गया. No, that is very important to recognize such people. एक जैसे एक प्रोफेसर हैं IIT बॉम्बे के, वो भी he is called as a solar man of India. का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. तो that is how I think we should also celebrate and recognize such people. हाँ, चेतन सोलंकी जी, तो बहुत important है. एक और कोई विलेज का बंदा था, कोई मुझे नाम याद नहीं है. ही स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज. कोई बैरन लैंड था. आई मीन ही वाज देयर इन न्यूज़. मुझे भी नाम याद नहीं है उनका. ही मस्ट बी इन हिज 60s आई थिंक नाउ. वो पिछले 25-30 साल से वो पेड़ लगा रहा है. उसने बैरन लैंड्स को भी बिल्कुल जंगल बना दिया, फॉरेस्ट. और उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, वो गांव का है कोई बंदा. सो यू नो, सच पीपल. There is a village in Rajasthan, when a daughter is born, they plant some number of trees, 100 number of trees. There is a story. तो मैं जो अभी आपके अर्बन डिजास्टर की बात कर रहा था, चेन्नई में लास्ट ईयर फ्लड्स आए बारिश के समय पे. तो इट वाजंट ए अर्बन डिजास्टर, इट वाज एब्सेंस ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम और एब्सेंस ऑफ द सिटी लेक्स दैट यूज्ड टू बी. दैट वाज व्हाट केम आउट ऑफ इट, कि क्यों ऐसा चेन्नई में क्यों पानी भर गया, एक ऐसे शहर में जहाँ कभी बाढ़ नहीं आई. So this is, see, we are ourselves the culprit. End users are ourselves the culprit. Yes. You can keep on blaming government, keep on blaming everyone, पर जब बाढ़ आती है तो फिर खुद ही परेशान होना पड़ता है. एक प्रोजेक्ट कर रही है अड्यार रिवर का रीडेवलपमेंट चेन्नई. हाँ, सो हम फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर भी कर रहे हैं. देन हमारा दावनगेरे स्मार्ट सिटी में भी फ्लड मैनेजमेंट के ऊपर काफी कुछ कर रहे हैं. हाउ डू यू कंट्रोल. सो दैट विल आल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब that's too technical to get into this podcast, right. But there are firms, projects which are happening. They just need थोड़ा फोकस चाहिए, लाइमलाइट में आए ताकि लोग उसको रेप्लिकेट कर पाए कोई भी चीज.
सक्सेसफुल एग्जाम्पल तो चाहिए ही होते हैं लोगों को हाँ जी। देखने के लिए, ताकि हाँ, थोड़ी सी रास्ता मॉडल आसान आसान हो दिखे। जाए। बिल्कुल। या तो शिप्रा, वी हैव वन रैपिड फायर राउंड आल्सो फॉर यू। अच्छा ओके। So maybe I think हाँ. one skill which is essential for business leader. What is that skill? सबका साथ सबका विकास, people management. If you know how to manage your people, if you're honesty के साथ. And one book which has influenced you to the core? It has to be Fountainhead. दिल से architect. अच्छा, Fountainhead. Fountainhead, yes. अच्छा. And sustainability or innovation, which one is your pick? Innovative sustainability. Sustainability first, yes. Sustainability first? Yes. And if not architect, what would have been the alternate field for you? I would have been into Bollywood. No, I'm an artist, so I love dance music, so probably that, or maybe a journalist. And if you are given a chance to change one policy, what could have been that? I would fix population for a particular area. इस population के beyond कोई और नहीं आ सकता, किसी और एरिया को डेवलप करो। अलग से कंट्री बना देंगे इसे, वीजा लगा देंगे इसे। But I would not. I am against a lot of construction personally. Okay. And your favorite city? My favorite city, honestly, there is a village called Mauli Nong. मेघालय में है. It's the cleanest village of Asia. आप उसको look up करो. You see how people are aware, how advanced they are in their thought. It's just a village. वहाँ कोई आपको कचरा सड़क पर नहीं दिखेगा. Everybody is aware. So that has to be my favorite. And my question for your rapid fire, the last question is, tell us something that's not on your bio. कोई ऐसी चीज आप हमें बताइए जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो और आपके बायो में नहीं है, जो किसी को ना पता हो, जो आप बता सकते हो। You have that has never been shared. मैं भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ। Very nice. All the very best. Thank so you. I think the last question from our side, Arvind sir can also ask the last question. Mine will be second last then. You have also mentioned 1947 के बाद 2047 तो के हिसाब से 100 साल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री सर का भी बहुत फोकस और इम्पेटस है इस ईयर को एक गोल्डन ईयर की तरह सेलिब्रेट करने का। हाउ डू यू सी द विजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन दैट टाइम फ्रेम? हम लोग क्या विकसित देश की तरह कि हम कोई सिटी की बात कर रहे हैं, या हम लोग अभी जैसे दिल्ली डेवलप हो रहा है या नए सिटीज डेवलप हो रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं? हाउ डू यू सी दैट मे बी आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर condition in the time frame of let's say 2047 or so? कोई भी नेशन तभी पहचाना जाता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है. So I see that impetus, and I am sure India is going to be one of those top countries people will look forward to. बहुत सारे काम हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, and when you're आपके एकेडमी में भी जब आप पढ़ाते हो, there will be a lot of impetus on training, capacity building in this sector, then sustainability, green infrastructure की जो हम बात कर रहे हैं, port and inland waterways के ऊपर काफी फोकस होने वाला है. I mean, I'm talking about sectors जो सस्टेनेबल सेक्टर्स हैं, रेलवेज, मेट्रोज के ऊपर लोगों का माइंडसेट भी चेंज होने वाला है. ये जो जनरेशन जी है, जेन जी है, they, you know, I learn a lot from them. I learn a lot from my son who tells me, why are you driving? Why can't you take metro? तो ये जो माइंडसेट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है. कार शायद अब नई वाली जनरेशन, वो हमारी जनरेशन पे आके खत्म हो जाएगी. कुछ लोगों में फिर भी रहेगा कार का वो सीन रहेगा, बट यू नो, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर काफी फोकस है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफी फोकस है लोगों का. सो आई सी लॉट्स हैपनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. गवर्नमेंट बॉडी में भी जो प्राइम मिनिस्टर सर का विजन है, he's making people accountable, even in all these departments, different departments. ये जो interconnection of departments है, that has started to happen. So you see holistic plan की जो हम बात कर रहे थे, जिसमें सारे stakeholders हैं, चाहे वो PHED है, RCD है, development authorities हैं,
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं, जब तक वो सब मिल करके एक साथ एज पार्टनर्स काम नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं होना है. सो दैट इज हैड स्टार्टेड टू हैपन. सो आई सी बहुत सारे काम इस स्केल पे बढ़ रहे हैं. कम्युनिटी इज बीइंग इन्वॉल्व. जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनका भी से है चीजों में. यू नो दे आर आल्सो बीइंग वोकल, दे आर बीइंग रीच्ड आउट टू, उनके व्यूज को एड्रेस कर रहे हैं हम लोग. देन जो फंडिंग मॉडल्स हैं, सो लॉट ऑफ इनोवेटिव फंडिंग मॉडल्स भी आ रही हैं. सो आई एम श्योर बाई जो 2047 विजन है, we should be able to, if not 100% reach there, at least 80% we will be there for sure. And people will come back. जो इंडिया के बाहर जा चुके हैं ना, trust me, they all will come back. Most of them will come back. हाँ, reverse brain drain. Exactly, that will happen. I don't want to leave India. I mean, and I know so many people. मेरे भाई बहन दोनों बाहर हैं. So my sister wants to come back to India. So I see a lot of my friends who want to come back. So all that will happen. I mean, so Shipra, I have known Shipra since 2009, 15 years of knowing you, and we were together in a company where she worked in a business development team. I was in the projects team. तो ये business लाती थी, हम building बनाते थे. So and I have seen her grow in the working in the field of with smart cities and now with the senior vice president. So look into your camera and see. We have a GT Academy where lots of students are following us, our podcast. So, what is your message for the students? How, if we are talking about 2047 developed India, so there has to be your message to the students who are aspiring to be part of 2047 India, who are young. Thank you. That's seriously very smart question. I think 2-3 things which I will tell the students. Whatever you're doing, do it with honesty. दिल से, जब तक दिल से काम नहीं करोगे superficial ही रहेगा. You need to deep dive. Whatever is your subject, whether वो aerospace है, rocket science है, infra है, medicine है, engineering है, whatever it is. जब तक दिल नहीं लगा हुआ है ना, तब तक कुछ नहीं होगा. So choose your subject very carefully. And have a focused approach. It's very sad, but ये generation is spoiled for choices. Click of a button, click of a mouse, everything is available. खाना available है, इतने सारी choices हैं. तुमने कभी गरीबी देखी नहीं है, तुमने कभी struggles नहीं देखे हैं. So it's very easy to get lost, right? Put your blinker on. और focus करो अपने passion पर. So that is one. Second is build your network. What has helped me grow till here is definitely my network. Your network is your net worth. While we all love to be focused on our screen और हम बैठ के अकेले टीवी देखना पसंद करते हैं, but that's not the way. रिश्तों पे ना टाइम स्पेंड करो और यही रिश्ते तुमको बहुत आगे लेकर जाएंगे. आज मुझे अगर मैं बिजनेस डेवलप कर पा रही हूँ ओनली बिकॉज ऑफ माई नेटवर्किंग विद डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ पीपल, डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल, टॉप से लेकर बॉटम तक. सो वो नेटवर्क तुम्हारा इज वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वैल्यू टाइम एंड वैल्यू मनी. Great. Thank you so much, Shipra, for sharing your wisdom and passion with us. Thank you, Sandeep sir, for being such a nice sport for this podcast as usual. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you.